हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। आज हम लोग पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक देखेंगे जो कि है ड्रग्स एक्टिंग ऑन इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम मींस हार्मोन्स से रिलेटेड सारे पीवाई क्यूज हम लोग देखेंगे जीपैट में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 2-3 दिन वीडियोस नहीं आए, थोड़ा कुछ वर्क आ गया था जिसकी वजह से वीडियो डिले हो गया। बट अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को, और साथ में जो वीडियोस बच रह गए हैं इन 2-3 दिनों के उनको मैं डाल दूंगा। तो आप चैनल पे अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि हम वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, क्योंकि मुझे पता चला जितने 2-3 दिन जब वीडियोस नहीं आए तो इतना मैसेजेस मेरे पास आए, सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा, सर वीडियो सर वीडियो। तो उससे ये लगा मुझे कि ये सीरीज़ आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो रही है, बट थोड़ा बेनिफिशियल और करेंगे इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। अब आज के बाद आज 2 मई हो गया, अबाउट 22 डेज बचे हुए हैं एग्जाम के, 21 ही लेके चलो, 21 डेज बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट 21 डेज में अपना 110% देके अभी और भी 1-2 सीरीज़ में आप लोग के लिए प्लान कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग के लिए आ जाएंगी। बट अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड अब हैज़ एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि ऐसा कौन सा एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड है जिसका साथ में क्या है, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है। ठीक है, ये एडवर्स इफेक्ट में हमने पढ़ा था ऑटोकॉइड्स के। ठीक है, ऑटोकॉइड्स में भी क्वेश्चन ही आया था। तो एंटी हिस्टामिनिक ऐसा कौन सा ड्रग है जो एंटी एंड्रोजेनिक भी है, तो उसका ऑप्शन आपके पास दिया है फैमोटिडीन, रैनिटिडीन, निजाटिडीन या सीमेटिडीन। तो ऐसी कौन सी ड्रग है, तो इसको अपने साथ साथ क्या करना है, आपको आंसर साथ साथ चैट बॉक्स में लिखते जाना है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सीमेटिडीन। सीमेटिडीन क्या करता है, और रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सीमेटिडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टेमोक्सिफिन इज अ नॉन स्टेरॉइडल ड्रग। ठीक है, एक्टिंग ऑन एक्टिंग एट स्टेरॉइड रिसेप्टर्स, इट प्रोड्यूसेस विच टाइप ऑफ इफेक्ट। अब देखो टेमोक्सिफिन क्या हो रही है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये हमारा उस पे स्टेरॉइड रिसेप्टर्स पे काम करती है और ये किस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर हम टेमोक्सिफिन की बात करें तो टेमोक्सिफिन क्या है हमारा, टेमोक्सिफिन हमारा आता है SERM। SERM का क्या मतलब होता है, SERM का मतलब होता है टेमोक्सिफिन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, क्या आता है, टेमोक्सिफिन आता है हमारा SERM, इनको हम बोलते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब इनमें और कौन कौन सी ड्रग आती है टेमोक्सिफिन की जगह, टेमोक्सिफिन सिट्रेट ए का भी। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास आती है टोरेमेफिन और रेलॉक्सिफिन। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग आती है, 2 ड्रग और आती है। ठीक है, टोरे ठीक है, टोरेमेफिन एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज रेलॉक्सिबिन। ठीक, ये 2 ड्रग और आती हैं किसमें, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की क्लास में। और यहाँ पे जो टेमोक्सिफिन है ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये किस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे ये क्या करता है ना कि जब ये सेलेक्टिव ऑप्शन पूछा है एंड्रोजन, एंटी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन। अभी वो सिंपल सी बात है यार, अगर मैं अभी जैसे मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन आपको पता होता तो आप वहीं से लगा देते। क्या था, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर था ना। जब एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देगा मतलब ब्लॉक कर देगा तो क्या हो जाएगा, एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट ही तो प्रोड्यूस करेगा। एंड्रोजन का कोई काम नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का भी कोई काम नहीं। और एस्ट्रोजन को मॉड्यूलेट कर रहा है तो एस्ट्रोजन जैसा इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, एंटी एस्ट्रोजन। सिंपल था आंसर, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास एंटी डायबिटिक एक्शन ऑफ ग्लिबुराइड स्टार्ट्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल बाय विच मैकेनिज्म। अब देखो मैंने आपको बोला था फार्माकोलॉजी में कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप क्लासिफिकेशन याद कर लेते हो और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आप 90% क्वेश्चन कर ले जाओगे, और यहाँ पे वही चीज़ें हो रही। अब अगर हम बात करें ग्लिबुराइड की, तो ग्लिबुराइड किस क्लास के अंदर आती है, ग्लिबुराइड आती है हमारे पास सबसे पहले आती है सल्फोनिल यूरिया। सल्फोनिल यूरिया में आती है ग्लिबुराइड, और सल्फोनिल यूरिया में भी 2 जनरेशन होती है, एक होती है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा होता है सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका टॉल्ब्यूटामाइड क्लोरप्रोपामाइड आ जाता है, और सेकंड जनरेशन में हमने देखा था कि 4G आ जाते हैं, 4G आ जाते हैं सेकंड जनरेशन में, जिसमें था ग्लिबेनक्लामाइड। ठीक है, जिसको हम लोग ग्लिबोराइड भी बोलते हैं। तो उसके अलावा था ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिमेपेराइड। अब ये सल्फोनिल यूरिया जो है ये एक्ट कैसे करते हैं, सल्फोनिल यूरिया एक्ट करते हैं कैसे, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके काम करते हैं। तो जब पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो जो पोटेशियम का ई फ्लक्स है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी सी है, डिक्रीज इन पोटेशियम ई फ्लक्स, दैट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। जब क्लासिफिकेशन याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास सल्फोनिल यूरिया ब्लॉकर बात की हमने, सल्फोनिल यूरिया ब्लॉकर में हमने एक देखा, एक होता सॉरी सल्फोनिल यूरिया बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर बात की हमने, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में हमने देखा सल्फोनिल यूरिया। दूसरा हमने पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में एक और दूसरी क्लास भी आती है, कौन सी आती है, वो आती है हमारे पास मैग्नेटिनाइड।
मैग्लीटिनाइड, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल, इसका भी मैकेनिज्म सेम है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी। अब मैग्लीटिनाइड में 2 ड्रग आ जाएंगी, रेपेग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड, ठीक है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिक्रीज इन द पोटेशियम इफ्लक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल एज पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। ऐसे कौन सी यहाँ पे क्वेश्चन वो है कि जो पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए नहीं सुटेबल है। ऑप्शन है अपने पास, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 mg, यूलिप्रिस्टल एसीटेट 30 mg, मीफेप्रिस्टोन 10 to 25 mg और मेस्टेरानॉल 1.5 mg। अब देखो यहाँ पे जितने भी हैं, 3 तो हम यूज कर सकते हैं फॉर द पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, बट जो हमारा ये है मेस्टेरानॉल 1.5 mg, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो ये हमारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज होता है, दैट्स वाई ये हमारा पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए सुटेबल नहीं है। नॉट पूछा था, नॉट को ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी किट जो होती है वो कैसे डिटेक्ट करती है, कि मतलब क्या डिटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया है ह्यूमन gonadotropin, तीसरा ऑप्शन दिया है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और चौथा हार्मोन दिया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो तो प्रेगनेंसी किट होती है वो क्या डिटेक्ट करती है, वो डिटेक्ट करती है HCG। वो क्या डिटेक्ट करती है हमारी HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन जब प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन तब यहाँ पे ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और जो प्रेगनेंसी का अर्ली इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, कि ये प्रेगनेंसी का सबसे अर्ली इंडिकेटर होता है कि हाँ भाई अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, ये हार्मोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारी जितनी भी प्रेगनेंसी किट्स होती हैं जो आप लोग देखते हो एड्स में, वो सारी यही हार्मोन्स को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन HCG विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ हाइपोग्लाइसेमिक वायल ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। अब देखो मैंने आपको बोला कितनी बार कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बोला था PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब देखो, अभी पिछला अगर हम देखें तो कौन सा क्वेश्चन था, बहुत पुराना नहीं गया है ये, कौन सा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। अभी अगर आपने ग्लूकोराइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, पोटेशियम चैनल को इफ्लक्स था, पोटेशियम चैनल ब्लॉक करके काम कर रहा था। सेम चीज यहाँ पे पूछ लिया गया, विच एक्ट हाइपोग्लाइमिक वाई द ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉकेड। अब अगर इसका आपने पूरा क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया कि एक सल्फोनिलूरिया आ जाती है, दूसरा आ जाती है मैग्लेटिनाइड, ठीक है। मैग्लेटिनाइड में 2 आ जाती है, रेपेग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड। तो मैग्लेटिनाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ PYQ कंप्लीट सॉल्व करो, ठीक है। PYQ आप सॉल्व करके जाओगे, आपको अबाउट 15 to 20 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो, समझे बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पूछा गया कि कौन सा यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फीचर है। गेट कंबाइंड विथ हाईली स्पेसिफिक साइटोसोलिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, दे प्रमोट द फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस, रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम, इंक्रीज द लिपिड इकोसानॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है स्पेसिफिक फीचर पूछा है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो स्पेसिफिक फीचर है वो क्या होता है कि हाईली स्पेसिफिक साइटोसोलिक ग्लूकोकॉइड रिसेप्टर से कंबाइंड होते हैं। फैगोसाइटोसिस प्रमोट करते हैं नहीं भाई, लाइटिक एंजाइम नहीं, और ये भी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या करते हैं, हाईली स्पेसिफिक साइटोसोलिक ग्लूकोकॉइड रिसेप्टर से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि इंसुलिन एंड थायरोक्सिन अराइव एट एन ऑर्गन एट द सेम टाइम। मतलब दो हैं इंसुलिन और थायरोक्सिन, दोनों ऑर्गन के पास सेम टाइम पे आई। थायरोक्सिन कॉजेज एन इफेक्ट ऑन द ऑर्गन बट इंसुलिन डज नॉट। थायरोक्सिन, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि इंसुलिन और थायरोक्सिन दो ड्रग दोनों सेम टाइम पे आई, कहाँ पे, ऑर्गन के पास। थायरोक्सिन से क्या हुआ, इफेक्ट देखने को मिला, बट इंसुलिन ने इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस किया, ऐसा क्यों। तो और क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑर्गन सेल हैव रिसेप्टर फॉर थायरोक्सिन बट नॉट फॉर इंसुलिन। ओके, thyroxine is a lipid soluble hormone and insulin is a not. The target cell have upregulated receptor for thyroxine. Thyroxine is a local hormone while insulin is देखो, तो यहाँ पे सिंपल सा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा कि जो थायरोक्सिन होता है हमारा वो होता है लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। और इंसुलिन होता है वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है। तो जब ऑर्गन के पास आ भले गए हैं दोनों थायरोक्सिन और इंसुलिन, बट जो लिपिड सॉल्युबल है वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा, वो इफेक्ट शो कर पाएगा। इंसुलिन हमारा इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थायरोक्सिन इज अ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एंड इंसुलिन इज अ नॉट। ओके, सिंपल सी बात है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि द थाइमस सीक्रेट सेवरल हार्मोन्स दैट प्रमोट द मैचुरेशन ऑफ द टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। द हार्मोन्स आर, मतलब क्या हो, जो थाइमस ग्लैंड है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, आप एक टेबल बना लो, उसमें ग्लैंड्स डाल दो, हार्मोन्स डाल दो, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो डाल के एक टेबल कंप्लीट याद कर लो कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं,
ये थाइमस ग्लैंड जो है वो सीक्रेट कर रहा है कुछ हार्मोन्स जो क्या टी सेल के मैच्योरेशन के लिए काम करते हैं। अब ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं ये पूछा है। पहला ऑप्शन आपको दिया थाइमोसिन, दूसरा है थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर, तीसरा है थाइमिक फैक्टर, चौथा है इंटरलीन। अब अगर आप सिंपल सा कोई दिमाग भी लगा लो ना, एकदम बेसिक सा, बिना पढ़े वाला, मतलब नॉर्मल बच्चों वाला दिमाग लगाओ, तो थाइमस से आप सिंपल सा तीन यही निकलना है। इंटरल्यूकिन थाइमस से नहीं निकलता, मतलब इंटरल्यूकिन हमारा टी लिम्फोसाइट से काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 करेक्ट आंसर। सिंपल सा दिमाग लगाओ ना, थाइमस थाइमस वर्ड से भी कोरिलेट करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा है, अ पेशेंट इज रिसीविंग वारफेरिन डेवलप्स द रूमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक है, पेशेंट को वारफेरिन दे रहे थे, भाई को अर्थराइटिस हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, आइबुप्रोफेन, टॉलमेटिन और थायोग्लूकोज या एस्पिरिन। ठीक है, मतलब पेशेंट को हमने क्या दिया, पेशेंट्स को हम वारफेरिन दे रहे थे, उसको अर्थराइटिस डेवलप हो गया। वैसी कौन सी ड्रग है जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वारफेरिन काम क्या करती है। वारफेरिन हमारा काम करती है, ठीक है, वारफेरिन एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करती है। एंटी कोगुलेंट, वारफेरिन हमारा एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करती है। उसके बाद एक ड्रग यहाँ पे जो एस्पिरिन है, ये क्या काम करती है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज करती है। ये हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज करती है। अब अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, डिक्रीज होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, एंटीकोगुलेंट में भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। और जब दोनों मिलके ब्लड की क्लॉटिंग खत्म कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगी ब्लीडिंग। और वो ब्लीडिंग होगी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव, जो कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इसको साथ में नहीं देंगे। समझ में आया रीज़न, ऐसे रीज़न समझ के आपको याद करना है, केवल आपको आंसर लिख के रट नहीं लेना है, आपको रीज़न समझ के याद करना है। हाँ, और एक दो स्टूडेंट था, मेरे पास मैसेज आया था कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ ना, इसको अलग से लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इन पीवाईक्यूज की अलग से नोट्स नहीं बनानी है। आपको क्या करना है, आपने नोट्स बनाए होंगे ना, अपने पास आपका मॉड्यूल होगा, नोट्स होगा, कुछ भी जो स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को उसी में ऐड ऑन करना है। अगर सेम कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं तो वहीं पे हाईलाइट कर दो, वहीं पे ऐड ऑन कर दो, अलग से नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अलग से नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग, एस्पिरिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्ट्रोजन थेरेपी इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आर ट्रू एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, इट रिस्टोर द लॉस ऑफ बोन मास ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, इट मे बी यूजफुल टू ट्रीट वैसोमोटर सिम्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन इज इन अ रेजिमेन रेमेन, क्या बोलते हैं इसको, रेजिमेन इंक्लूडिंग अ प्रोजेस्टिन, इट इज यूजफुल टू द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिक वेजाइटिस। इसमें गलत पूछा है ना, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, एस्ट्रोजन थेरेपी है ना, उसका ऑस्टियोपोरोसिस से लेना देना नहीं, वो रिस्टोर नहीं कर सकता ऑस्टियोपोरोसिस को। ठीक है, बोन मास को वो रिस्टोर नहीं कर सकता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द विटामिन डी इज। क्या है विटामिन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल इज रिक्वायर्ड इन क्रोनिक रेनल फेलियर। ठीक है, 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन, ये तो गलत है। विटामिन डी एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन, नहीं भाई, कहाँ एंटागोनाइज थोड़ी ना करेगा। अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज इन इंक्रीज कहाँ से हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा भाई, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरल ओलिगोसैकेराइड्स हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एडमिनिस्ट्रेड एट द स्टार्ट ऑफ द मील। अब मील के स्टार्ट पे कौन सा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मील के स्टार्ट में ऐसा हम लोग यूज करेंगे जो क्या कर देगा, जो हमारे एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करे, ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करे। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड पे ग्लूकोज लेवल जो होगा वो बढ़ेगा नहीं। तो वहाँ पे उसमें एक ऐसी ड्रग है जो कि है एकार्बोज। अब एकार्बोज क्या करता है हमारा, ये डिक्रीज करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन का। ओ, एकार्बोज जो है ये हमारा डिक्रीज करता है कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, अब केवल एकार्बोज नहीं है, इनके इसकी एक ये भाई बहन भी है,
ना, जो भी जो सेम काम करते हैं वो कौन सी हैं? एक तो है मिग्लिटॉल, ठीक है, मिग्लिटॉल, दूसरा है वोगली बॉस, वोगली बॉस, ठीक है, इनका भी सेम काम है। तो कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा, बट स्टार्ट ऑफ द मील, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा ना, अब आपके आंसर में आप दिमाग में आ जाएगा सर मिग्लिटॉल भी है, मिग्लिटॉल तो यहाँ ऑप्शन में भी था, बट स्टार्ट ऑफ द मील में हम केवल किसका यूज करते हैं? हम एकार्बोस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपसे ये पूछता डिक्रीज द कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, तो आप यहाँ से दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, आपका करेक्ट हो जाता है। तब आपका ये ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, बट यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट, यहाँ पे फिर से एक्सेप्ट भाई सबको याद रखना, मतलब हमारे पास वो करना है, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, वाह क्या ऑप्शन है, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, लिपोलाइसिस, प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड ग्लूकोज इन्फॉर्मेशन, ये तीनों जो है वो करेक्ट है। ये क्या है? ये नहीं करता भाई, ये क्या करता है? ये सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये क्या करता है? ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना था, एक्सेप्ट बताना था, ठीक। तो स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करता, वो सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स करता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। अब 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर हम लोग किसने एंटी एंड्रोजेंस में देखते हैं, ठीक है, और इसका क्या काम है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में 2 ड्रग आती है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन सी ड्रग आती है? ये हमारा एंड्रोजन में है, ठीक है। एंड्रोजन की क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि एंड्रोजन आता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आता है, एंटी एंड्रोजन आता है, और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स आता है। तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में 2 ड्रग आती है, एक आता है हमारे पास क्या, फिनेस्टेराइड आ जाता है, और दूसरा इसकी बहन जो आएगी वो आ जाएगी क्या, ब्यूटास्टेराइड, ब्यूटास्टेराइड, ठीक है। ये 2 ड्रग आ जाएंगे, फिनेस्ट्राइड एंड ड्यूटेस्ट्राइड, ये इसकी भाई बहन दोनों हमारे आ जाएंगे 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन से मिल रहा होगा, आप बस क्लासिफिकेशन याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन बैलेंस कुड कॉज अ रिलेटिव डिफिशियंसी ऑफ leading to disturbance in production of dopamine and serotonin that contributes for emotional disturbance and depression। अब देखो यहाँ पे हमें पता है सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है? ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड डिप्रेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन की बैलेंस में डिस्टर्बेंस हुआ, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसकी क्या हो जाएगा, हमारा जिसके इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे डोपामिन और सेरोटोनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज नहीं है ऐसा, टायरोसिन नहीं है ऐसा। आपको चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरोडॉक्सिन फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि पायरोडॉक्सिन फॉस्फेट जो है वो हमारा डोपामिन और सेरोटोनिन के सिंथेसिस में एक मेजर रोल प्ले करता है, और जिसकी वजह से अगर ये हमारा इसका इसका अगर लेवल डिसबैलेंस हुआ या इसके लेवल में डिस्टर्बेंस हुआ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? फिर हमें देखने को मिलेगा कि हमारा सेरोटोनिन और डोपामिन के सिक्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो फिर से, एंटी डायबिटिक की क्लासिफिकेशन तो यार कितनी इंपॉर्टेंट है ना, तुम खुद देख लो कितने क्वेश्चन उससे पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द एंटी डायबिटिक ड्रग इज करेक्ट, ठीक है। सीटाग्लिप्टिन, विलाग्लिप्टिन, DPP-4 इनहिबिटर होते हैं, सही बात है। फिर आता है अपने पास डेफिग्लिफ्लोजिन और कैनिग्लिफ्लोजिन, ये AMP के एक्टिवेटर नहीं, AMP के एक्टिवेटर कौन सा है? AMP के एक्टिवेटर है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन, जो कि बिगवानाइड्स आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सी ड्रग दी हुई? डफाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। तो डफाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन जो है वो आपकी किस में आ जाती है? वो आ जाती है आपकी SGLT2 इनहिबिटर्स होती है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर में आ जाती है। फिर ये तो गलत हो गया, फिर आता है ग्लिबेंक्लामाइड और ग्लिमेपेराइड, ये बीटा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ठीक है। ये भी आपका गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि ये भी गलत है। लगना लग क्यों रहा है? ये हमारा बीटा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है, सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है ये हमारी। एकार्बोज एंड मेटफॉर्मिन की ATP एक्टिवेटर ब्लॉकर नहीं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर नहीं भाई। मेटफॉर्मिन भी नहीं है हमारा, एकार्बोज नहीं है। मेटफॉर्मिन हमारा किस में आएगा? मेटफॉर्मिन AMP के एक्टिवेटर में आ जाएगा। एकार्बोज अभी हमने पीछे देखा कि वो हमारा कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, वो आपका करेक्ट आंसर है। देखो सेम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, कितनी बार आया, अभी 2021 में आया, सेम यही क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ था। तो PYQ मस्ट इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिट इनहिबिशन ऑफ T4 to T3 कन्वर्जन इज एसोसिएटेड विथ। अब T4 to T3 कन्वर्जन जो हमारा होता है उसको कौन सा एंजाइम, जो कौन सी ड्रग जो है वो इनहिबिट करती, तो कौन सा? पेरिफेरली वो होता है। ये हमारा T4 to T3 कन्वर्जन जो होता है वो पेरिफेरल होता है, सेंट्रल नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पेरिफेरल होता है कन्वर्जन।
ठीक है, प्रोपाइल थायरोसिल, रेडियो एक्टिव आयोसिल, लोअल आयोसिन या कार्बिमाजोल। तो ये तीनों जो है ये नहीं कर सकते। प्रोपाइल थायोसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द T4 टू T3 कन्वर्जन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ओरली एक्टिव टेस्टोस्टेरोन हैज अ प्रोजेस्टेरोनल एक्टिविटी, मतलब ऐसा कौन सा ओरली एक्टिव टेस्टोस्टेरोन है जिसके पास प्रोजेस्टेरोनल एक्टिविटी भी होती है। ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीमेस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इथिस्टेरोन या नोमेजेस्टेरोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथिस्टेरोन। इथिस्टेरोन आपके पास ऐसा है जिसके पास आपका प्रोजेस्टेरोनल एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which drug have been found to act as a male contraceptive without affecting the libido or पोटेंसी। अब देखो, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ हमने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे एक मेजर ड्रॉबैक होता है कि वहाँ पे मेल की पोटेंसी में इफेक्ट आ जाता है या लिबिडो देखने को मिल जाता है। तो बट इसमें ऐसी एक कौन सा ड्रग है जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में काम भी कर रहा है बट उसकी लिबिडो या पोटेंसी को भी इफेक्ट नहीं कर रहा है? कौन सी ऐसी ड्रग है? ऑप्शन दे रखा है आपका, कौन सा? साइप्रोटेरोनोन, गॉसिपॉल, जेंटाक्रोमैन या गोसेरेलिन। तो जो ऐसी ड्रग है वो हमारा कौन सा है? वो है जेंट कह रहा हूँ मैं, सेंट क्रोमैन। ठीक है, सेंट क्रोमैन जो है वो हमारा क्या होता है कि ये हमारी स्पेशल ड्रग है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी देती है, साथ में जो मेल का लिबिडो और या पोटेंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 2023 का क्वेश्चन है। विच ओरल ऑलिगोग्लाइकोसाइड, देख लो सेम क्वेश्चन देखा, रिपीट हुआ ना अभी पीछे से, 2023 में आया है। 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो चुके। अब तुम खुद समझो, जब एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं पीवाईक्यू में, तो पूरे सिलेबस से क्या 15 to 20 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछे जा सकते? क्यों नहीं पूछे जा सकते? हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतने क्वेश्चन कर ले जाते हो, ठीक है, तो इतने अगर आप 100% करेक्ट करते हो तो अबाउट 60 to 80 मार्क्स, और आप समझ लो आपकी रैंक कहाँ जाएगी। और इसको कराने की गारंटी मेरी है, बट आपको क्या करना है, डेली हमारे साथ ज्वाइन करना है रात को 8 बजे और वीडियो को देखना, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, तो क्या क्वेश्चन पूछा है? विच ऑलिगोसैकेराइड्स हैव बीन एजेंट इज एडमिनिस्ट्रेड स्टार्ट ऑफ द मील। अभी हमने देखा है कार्बोज और रीजन के साथ भी देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, आ गया सेम क्वेश्चन, अभी पीछे देखा था हमने ना, सेम क्वेश्चन आ गया। डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन, SGLT2 इनहिबिटर सही होता है। वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, ग्लिपेजाइड और ग्लिक्लाजाइड DPP4 इनहिबिटर नहीं भाई, ये सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया है। इनाग्लिप्टिन, एग्लोलिप्टिन, AMPK एक्टिवेटर नहीं, AMPK के एक्टिवेटर में हमने देखा था मेटफॉर्मिन और बेनफॉर्मिन होती है। और यहाँ पे जो हमारी कौन सी ड्रग दी हुई है, ये लिनाग्लिप्टिन और एल्बोग्लिप्टिन, ये यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, ये हमारी किस पे आ जाएगी? ये और उसके अगला एगारबोस और वोगलीबोस, ये हमारा पोटेशियम चैनल ATP चैनल ब्लॉकर नहीं भाई, एगारबोस हमारा, और दोनों ही हमारा रिटार्ड होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डेपाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन आ जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे जो लीनाग्लिप्टिन और वो है ये DPP4 में चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लो सिंपल सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लो फिर से आ गया एक्जेनेटाइड क्लासिफिकेशन। एक्जेनेटाइड इज क्लासिफाइड एज, एक्जेनेटाइड अभी हमने बताया कि किसके अंदर आएगा एक्जेनेटाइड। एक्जेनेटाइड आ जाए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्जेनेटाइड, और एक मतलब यहाँ पे एक और ड्रग आ जाती है, इसकी बहन लोराटाइड भी आ जाती है। ठीक है, तो याद रखो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, उसका DPP4 इनहिबिटर, DPP4 इनहिबिटर में कौन आएगा? सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन। फिर फैसिलिटेटर ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद इनहिबिटर ऑफ द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। तो ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन को कौन इनहिबिट करेगा? ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा हमारा कौन? एगोरबोस, गिडोल और वोगली बॉस, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा, प्रिकर्सर ऑफ द कॉर्टिकॉइड सिंथेसिस। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर कौन सा ऑप्शन है? 1,2 साइक्लोपेंटो फेनेंथ्रीन, फेनेंथ्रीन कोलेस्ट्रॉल, या 1,2 साइक्लोपेंटो डाईहाइड्रोफेनेंथ्रीन। तो इसका जो प्रिकर्सर होता है वो क्या होता है कि 1,2 साइक्लोपेंटो फेनेंथ्रीन जो होता है वो हमारा किसका? कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस का प्रिकर्सर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था ना 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है। एक क्लासिफिकेशन, विच ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, बाकी सब कुछ वही है, इनक्रेटिन हार्मोन। अब देखो ये लेवल इनक्रेटिन हार्मोन सब भूल जाओ, तुम कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें भाई। इनहिबिटिंग द एंजाइम DPP4 इनहिबिटर पूछा है, खत्म बात। DPP4 इनहिबिटर में अभी हमने देखा दो थे, सीटाग्लिप्टिन और सेक्साग्लिप्टिन, दो ही ड्रग थी। ठीक है, अब यहाँ पे इंक्रीज द हार्मोन का लेवल बढ़ा रहा है, कुछ नहीं पढ़ना ना फालतू। ठीक है, छोड़ दो, इसमें मैं कह रहा हूँ 4 लाइन का क्वेश्चन बना देता, बट लास्ट में आपको क्या देखना है कि DPP4 एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो DPP4 एंजाइम इनहिबिटर है तो दो ही ड्रग होगी, सीटाग्लिप्टिन या सेक्साग्लिप्टिन। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? सीटाग्लिप्टिन, करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल सी बात, क्यों दिमाग लगाना। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट 25 क्वेश्चंस जो कि किसके थे? हमारे
और एंडोक्राइन सिस्टम के कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसमें से आपके जितने 25 क्वेश्चन मीन्स आपके 100 मार्क्स, 100 में से कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। साथ में सीरीज़ कैसी लग रही है आपको, ये अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ठीक है, और अब जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि लेक्चर्स की अपडेट मैं वहाँ डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी इन्फॉर्मेशनल रील्स और अपडेट्स डालता रहता हूँ। साथ में अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने तो आप इधर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और साथ में अगर आपको ये जो PYQs मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज करा रहा हूँ, अगर आपको ईयर वाइज PYQ सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना है, आप जाओ वेबसाइट पे जाके ईयर वाइज PYQ जीपैट एंड नाइपर दोनों के हैं, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और साथ में जो पुराने वीडियोस हुए अभी तक हो रखे इस सीरीज़ के, वो भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना सारे। बहुत मैं कह रहा हूँ आप 2x पे लगा के देख लो। ठीक है, और उस टॉपिक्स को अलग से लिखना तो है नहीं, 2x पे लगाओ, उसको आप हाईलाइट करते हुए अपने नोट्स में लिख के चले जाओ। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली, इससे जेन्युइन हेल्प होगी आपको। ठीक है, साथ में हमारे क्रैश कोर्स के भी कंटेंट्स हैं, उनको भी जाके एक बार जरूर से जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।